एच.सी. वर्मा की कहानी, एच.सी. वर्मा की ज़ुबानी 10वें भाग में मैंने अपनी बहन ज्ञानेश्वरी देवी के घर मिर्ज़ापुर जाने की कथा आपको सुनाई थी और कैसे कैसे मैं मिर्ज़ापुर रात के 2 बजे पहुंचा और वहां से घर पहुंचा और फिर वहां से उनको लेकर के वापस ट्रेन से तूफ़ान एक्सप्रेस से मैं पटना पहुंचा। वो आपको बहुत रोचक कथा मैंने सुनाई थी। आज की कथा मेरी दूसरी बहन तपेश्वरी देवी, जो कि ज्ञानेश्वरी देवी से भी बड़ी हैं, मुझसे तो दोनों ही बड़ी हैं, उनसे संबंधित है। समस्तीपुर में जब हम लोग रहा करते थे उसी समय में उनका विवाह हो गया था। मैंने शायद पहले की कहानी में आपको बताया हो। बहुत कम उम्र मेरी रही होगी, 5-6 साल की रही होगी। तो उसके बाद मेरे जीजाजी बहन को लेकर के आया करते थे समय समय पर, कुछ महीनों के बाद पटना, और कुछ दिन बहन के साथ रहने का उस समय में अवसर मिला करता था और बड़े बड़े खुशी के दिन वो होते थे, क्योंकि बड़ी बहन के साथ में बड़े भावनात्मक संबंध मेरे रहे हैं। और जब जीजाजी आकर के बाद में उनको यहाँ से विदा करा करके और ले जाया करते थे तो मैं बहुत रोया करता था उस समय में। उनका रिक्शा जब चला करता था तो मैं बहुत रोया करता था कि वो हम बिछुड़ रहे हैं। और बहुत दिनों तक मैं ये प्रश्न पूछता रहता था लोगों से कि वो क्यों चली गई, वो क्यों चली गई, वो क्यों चली गई, इस प्रकार की बातें होती थी। तो एक बार ऐसे ही जब पटना के चांटोला में हम रहा करते थे उस समय में, और हमारे जीजाजी उनको लेकर के आए यहाँ पर, वो बहुत दिनों तक रहीं। उसके बाद उनको लेने के लिए वापस आए और जाने का दिन आ गया। और तब ये योजना बनी कि जीजाजी और बहन जी के साथ में ही मैं स्टेशन तक जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत रो रहा था। तो थोड़ी देर और साथ रहने को मिल जाएगा तो मैं स्टेशन तक साथ जाऊंगा। और मेरे पिताजी अलग से आएंगे, क्योंकि एक रिक्शे के अंदर में तो 2 ही लोग बैठते हैं, तीसरे तो बच्चे तो बैठ ही सकते हैं, लेकिन बड़े तो 3 बैठ जाएं तो काफ़ी ठसमठोस है। तो हम 3, मैं, मेरी बड़ी बहन और जीजाजी, हम 3 रिक्शे से जाएंगे और पिताजी हमारे जो हैं वो अलग से आएंगे और फिर लौटते समय पिताजी मुझे लेकर के वापस घर आ जाएंगे। ऐसी योजना के अनुसार हम लोगों ने चलना शुरू किया। तो जब हम रिक्शा हमारा पहुंचा मोड़ पर, चांटोला के मोड़ पर, अशोक राजपथ पर, तब याद आया जीजाजी को कि उन्होंने कैमरा पैक नहीं किया पैकिंग के समय में। तो वो उस ज़माने में 1962-63 का शायद समय रहा हो, उस आसपास का। उस ज़माने में कैमरा एक बड़ी चीज़ हुआ करती थी, आजकल के जैसा नहीं कि हर किसी के हाथ में फ़ोन का कैमरा है और ज़रूरत हो या ना हो उसके क्लिक दबते रहते हैं, ऐसा नहीं। कैमरे का बड़ा क्रेज़ हुआ करता था। बहुत कम लोग कैमरे के शौकीन हुआ करते थे जो रखा करते थे, और बड़े सोच समझ करके फ़ोटोएँ खींची जाती थी, उसके नेगेटिव साफ़ कराए जाते थे, उसके पॉजिटिव प्रिंट्स लिए जाते थे, और स्किल्स की पूरी चर्चा होती थी कि कौन कितना अच्छा फ़ोटो खींच सकता है, इसकी बड़ी चर्चा होती थी। और हर फ़ोटो की एक विवेचना होती थी कि ये ऐसी अच्छी फ़ोटो आई है और वैसी आई है वगैरह। तो वो कैमरा छूट गया तो फिर रिक्शा रुका और मुझे कहा जीजाजी ने कि तुम घर चले जाओ और घर जा कर के पिताजी को बता देना कि कैमरा वो ले ले, वहाँ पर अमुक जगह पर रखा हुआ होगा, तो स्टेशन आएंगे तो कैमरा लेते हुए आएंगे, ऐसा पिताजी को बता देना। और शायद उन्होंने कहा हो या निहितार्थ रहा हो, जो कि मैं नहीं समझ पाया होऊंगा, कि तुम पिताजी के साथ ही स्टेशन चले आना, इस प्रकार का उन्होंने मुझसे शायद कहा हो या अंडरस्टूड है ये, ऐसा सोच करके उन्होंने नहीं भी कहा हो। तो ये हुआ, मगर मुझे वो बात समझ अंत वाली नहीं आई थी और मुझे लगा कि ये मेरा इंतज़ार करेंगे और मैं पिताजी कैमरा लेकर के आ जाइएगा आप, ऐसा कह कर वापस आऊँगा और फिर मैं मोड़ पर इस रिक्शे में बैठ कर के साथ में स्टेशन तक जाऊँगा। तो रिक्शा चूँकि मोड़ पे ही था तो गली के अंदर से भी दिखाई पड़ता था, तो मैं घर की ओर तो चला ज़रूर, लेकिन शायद आधे रास्ते जाने के बाद मैंने पलट करके देखा होगा और मैंने देखा होगा कि वहाँ रिक्शा नहीं है, रिक्शा वहाँ से जा चुका, ऐसा लगा मुझे। तो फिर मैं जल्दी जल्दी वापस लौट गया और सड़क पे आ गया और मोड़ पर आकर उस रिक्शे को ढूंढने लगा कि कहाँ है रिक्शा। तो मुझे तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा।
तो मुझे लगा कह रहे मुझे छोड़ करके ये स्टेशन चले गए, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। तो अब मैं कैसे बहन से मिलूँगा और कैसे उनसे बातें करूँगा, थोड़ी देर तो मुझे और साथ रहना था। तो ये बड़ा मेरे लिए दुखद विषय हो गया। और उस उहापोह के अंदर में मुझे ज़्यादा कुछ सूझा नहीं उस उम्र के अंदर में, और 11-12 साल 13 साल कुछ रहा होगा। तो उस समय में ऐसा ही मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे भी स्टेशन जल्दी जाना चाहिए और उनको ट्रेन, कम से कम ट्रेन छूटने के पहले उनसे थोड़ा सा एक बार फिर से मिलने का मौका ढूंढना चाहिए। तो मैं तेज़ चाल से स्टेशन की ओर पैदल ही चल पड़ा। वहाँ से मेरे घर से चाईटोला से स्टेशन की दूरी कुछ 3.5 किलोमीटर टाइप की रही होगी, और मैं बहुत तेज़ चाल से चलता हुआ स्टेशन की तरफ चलता गया, सोचता गया कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया और मैं कैसे छूट गया वगैरह वगैरह। और जब स्टेशन के परिसर के बाहर में पहुंचा चलता हुआ, फाइनली पता नहीं कितने, शायद घंटे 1.5 घंटे लग गए होंगे मुझको चलने में, 3.5 किलोमीटर चलने में। तो वहाँ मैंने जो दृश्य देखा तो डर गया मैं। वहाँ पर रिक्शे अंदर जाते हैं सवारियाँ लेकर के, और जो अंदर के से स्टेशन पे पैसेंजर उतरते हैं उनकी सवारियाँ वापस रिक्शे लेकर के बाहर आते हैं। तो उन सब के अंदर में हमेशा वहाँ पे एक भीड़ भाड़ का सा रहता है। और स्टेशन का जो गेट है उसमें अगर कई सारे रिक्शे जा रहे हों, अंदर कई सारे रिक्शे आ रहे हों, तो उसमें एक कियोस्क की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो जो ट्रैफिक पुलिस के लोग होते हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं, और उसको कंट्रोल करने के लिए ताकि किसी प्रकार का कोई जाम नहीं लगे, जो पैसेंजर को उतार रहे हैं रिक्शे वाले वो तुरंत वहाँ से खिसक लें उतार करके, या उपयुक्त स्थान पर ही रिक्शा रोक करके सवारी को उतारें, बीच में न खड़ा कर लें वगैरह वगैरह। इस तरह के कंट्रोल्स उनको करने पड़ते हैं। और उनके कंट्रोल्स करने के जो तरीके होते हैं उसमें से एक ये होता है कि उनके हाथ में डंडा होता है, और वो डंडा रिक्शे की जो बॉडी होती है, उसका जो पीठ होता है, हैंडल होता है, उसके ऊपर जोर से पटकते हैं वो, जिससे रिक्शे वाला जो है उसको जल्दी से वहाँ से हटाए। तो ऐसा वो कर रहे थे, वो डंडा चला रहे थे रिक्शे वालों के ऊपर। और उस समय मुझे देख करके इतनी बातें जो आज मैं कर रहा हूँ, उस समय तो उतनी बातें समझ में नहीं आती थी। तो मुझे यही लगा कि अरे यहाँ तो बड़ी भयावह स्थिति है, पुलिस वाले जो हैं वो पीट रहे हैं लोगों को। तो वैसे में मैं अंदर जाऊँ परिसर के अंदर तो पुलिस वाले कहीं मुझे भी ना पीटने लग जाएं, इस बात की भी बड़ी संभावनाएं प्रबल होती हुई दिखाई पड़ी। और तब मैंने ये निर्णय किया कि मैं इसके अंदर में नहीं जाऊं या मैं जाऊं, मैं जाऊं या मैं नहीं जाऊं। इस प्रकार का एक उहापोह का एक वातावरण बना। और अंत में ये भी लगा कि इतनी देर हो गई है पैदल चल कर के मैं आया हूँ, शायद ट्रेन चली गई हो, मैं खतरा उठा करके अंदर जाऊँ और ट्रेन चली गई हो और मैं उनसे मिल भी ना पाऊँ, तो बड़ा मुश्किल है। तो फाइनली मैं वहाँ से उल्टे पैर वापस लौट ही गया बिना स्टेशन के अंदर गए हुए। और फिर इसी तरह से अपना चलता हुआ और घर पहुँचा। तो बड़ा समय हो गया, 1.5 घंटे तो ज़रूर लगे होंगे जाने में, 1.5 घंटे आने में, 3 घंटे के करीबन तो लगा होगा। लेकिन और बहुत तेज़ चाल से मैं चल रहा था, उसके अनुसार मैं वापस घर पहुंचा। इधर पीछे की कहानी क्या रही? पीछे की कहानी ये रही कि चूँकि मैं वहाँ से जीजाजी और बहन जी के साथ में निकला था घर से, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पिताजी योजना के अनुसार स्टेशन गए अपनी सवारी से, और उन्होंने देख लिया था कि कैमरा लटका हुआ है और उन्होंने रखा नहीं है, तो कैमरा उन्होंने उठा लिया था और लेकर के वो स्टेशन चले गए थे। जब वो स्टेशन गए और वहाँ पे प्लेटफॉर्म पर उनको जीजाजी से उनकी मुलाकात हुई बहन जी से, तो उन्होंने कैमरा उनको हैंड ओवर किया और मेरे बारे में पूछा कि मैं कहाँ हूँ। तो पता चला कि मैं तो रिक्शे में आया ही नहीं, मुझको तो उन्होंने भेज दिया था घर कि कैमरा पिताजी को बताना है कि लेकर आए, और उनके साथ ही आना था मुझे। तो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया कि मैं कहाँ हूँ। घर से वो चले पिताजी तो मैं घर पे नहीं था, वो स्टेशन पहुँचे तो वो स्टेशन पर मैं नहीं था। जीजाजी बता रहे हैं कि रिक्शे से उतार दिया। जब रिक्शे से उतार दिया तो घर पे आना चाहिए था मुझे, मैं घर पे आया नहीं, तो मैं कहाँ गया।
तो पिताजी भी बड़े परेशान हुए मेरे, लेकिन वो भी फिर वापस घर आए। और वापस घर आए और उसके बाद मेरी पूछताछ शुरू हुई कि तुम कहाँ गए थे, इतनी देर तुम कहाँ थे। और मैंने जब अपनी कहानी सुनाई तो उस पर मेरे पिताजी ने और मेरे बड़े भैया जी ने रत्ती भर भी विश्वास नहीं किया, और उनको ऐसा लगा कि मैं कहानियाँ बना रहा हूँ, मैं कहीं और चला गया हूँ, मैं किसी दोस्त के यहाँ चला गया हूँ या और कुछ करने के लिए चला गया हूँ, मैं शायद कुछ गलत लोगों के साथ में मैं हूँ जिसको मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ अपने घर में। ऐसी जगह कहीं मैं चला गया हूँ और ऐसी जगह मैंने समय बिताया है, और फिर वो मैं चूँकि नहीं बता सकता हूँ इसलिए मैं झूठी कहानियाँ गढ़ रहा हूँ। इस प्रकार की आशंकाएँ उन लोगों के मन के अंदर में आई। उन्होंने मुझे तरह तरह से पहले समझा बुझा करके, फिर थोड़ा डांट डपट करके, फिर थोड़ी पिटाई करके, हर तरीके से सच उगलवाने की कोशिश की। लेकिन मैं भी अपने नाम का पक्का, मैंने भी सच के अलावा कुछ नहीं कहा, जो सच था वही कहा, जिस पर उन्होंने अंत तक विश्वास नहीं किया। और उसके बाद फिर छोड़ दिया, जो आगे का जो कुछ होना है सो हो। लेकिन उनको एक बड़ा मन के अंदर में दुख हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो कि ये बच्चा छिपा रहा है हमसे, और अगर छिपा रहा है तो ये गंभीर बात है, पता नहीं क्या क्या करेगा बाद में और क्या क्या छिपाएगा। इस प्रकार की चीज़ें चली। तो ये बहुत समय तक चला। मेरी माता जी उस समय नहीं थी घर में। मेरी माता जी जो हैं वो अपने मायके यानी दरभंगा गई हुई थी, और बाद में जब वो आई और उनके सामने मेरे पिताजी ने, मेरे भैया ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, पता करो कि क्या चक्कर है और वो कहाँ गया था और क्यों गया था और क्या किया उसने। माता जी ने मुझसे पूछा, मुझसे बताया बड़े प्यार से। और चूँकि जिस समय मैं अपने पिताजी भैया को बता रहा था उस समय की परिस्थितियाँ बड़ी गंभीर किस्म की हो गई थी घर के अंदर में, शायद मैं ठीक प्रकार से अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, अपने को बता नहीं पा रहा था। लेकिन माता जी के साथ में तो बिल्कुल बहुत माँ बेटे वाला संबंध होता है। तो बहुत प्यार से उन्होंने पूछा और बहुत प्यार से मैंने सारी चीज़ें बताई। और तब उन्होंने जब कहानी मेरे पिताजी को और भैया को बताई, तब वो सारा लॉजिक समझ में आया कि मैं कैसे क्या, उतना पर्टिकुलर उतना समय कैसे लगा और किस तरह से हुआ। उसके बाद से सब कुछ मामला वापस दुरुस्त हुआ। तो ये एक बड़ी बहन से संबंधित कहानी है जो कि आज मैंने आपको बताई। अब अगली बार मैं फिर से वापस राम मोहन राय सेमिनरी चलूँगा और वहाँ पे पढ़ाई लिखाई, क्लासरूम टीचिंग के अंदर में क्या होता था और मेरा वहाँ कैसा परफॉर्मेंस रहता था और क्या होता था, उसकी चर्चा हम करेंगे।